जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साइन हुई रफाल एम फाइटर्स की डील। वाटर स्ट्राइक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर करी डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मिसिंग इन एक्शन। एलओसी के पार पोरकेस को रोस्ट करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मिले 84 वेपन सिस्टम। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने की धमकी। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे अपडेट्स के साथ जो कि शायद हमारे पड़ोसियों को एक मिनी हार्ट अटैक भी दे सकती हैं। और बाकी जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो पहला अपडेट यह है कि जैसा कि तय था, आज सोमवार को भारत और फ्रांस ने औपचारिक रूप से इंडियन नेवी के लिए 26 रफाल एम फाइटर्स की डील को साइन कर दिया है, जिसमें 22 सिंगल सीट वाले और 4 ट्विन सीट वाले रफाल एम फाइटर्स नेवी के लिए लिए जाएंगे। और ये डील इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत साइन की गई है, जिसमें एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग, सिमुलेटर्स, उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट, वेपन्स, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स, तो ये भी शामिल है। और इसके अलावा इसी डील में इंडियन एयरफोर्स के जो रफाल फाइटर्स की मौजूदा फ्लीट है तो उसके लिए भी एडिशनल इक्विपमेंट लिए जाएंगे। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो डील है तो इसमें आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए भारत के स्वदेशी वेपन्स की इंटीग्रेशन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि इस डील के तहत रफाल के जो फ्यूजलाजेस हैं वो भारत में प्रोड्यूस होंगे और इसके लिए एक प्रोडक्शन फैसिलिटी भारत में स्थापित की जाएगी। और इसके अलावा इन रफाल फाइटर्स के इंजन, सेंसर्स और वेपन्स, तो इन सभी के लिए भारत में ही एमआरओ फैसिलिटीज़ भी स्थापित होंगी, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटीज़। और संभावित रूप से ये जो डील है ये रोजगार के नए अवसर क्रिएट करेगी। और इन 26 रफाल एम फाइटर्स की जो डिलीवरी है वो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगी। और इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए भारत के क्रू मेंबर्स फ्रांस और भारत दोनों में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। और चूंकि एयरफोर्स और नेवी के रफाल फाइटर्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं, तो इसलिए ये जो खरीद है ये जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को भी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगी। हालांकि रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि ये जो डील साइन की गई है कितनी कीमत पर साइन की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील की कीमत लगभग 63,000 करोड़ रुपीज़ है। और जैसे कि रफाल फाइटर्स को पावर देने के लिए सैफरन के M88 जेट इंजन इस्तेमाल होते हैं, और चूंकि इस रफाल एम फाइटर वाली डील में इन इंजन्स की जो एमआरओ है यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग भारत में ही होनी है, तो ये भी भारत के लिए कई सारे फायदेमंद साबित हो सकता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम के फॉरेन OEMs के तौर पर जो फ्रांस की सैफरन है वो भी कॉम्पिटिशन में है। बाकी फ्रांस की सैफरन, UK की रोल्स रॉयस और US की GE, तो इन तीनों में से कौन सी कंपनी भारत के जेट इंजन प्रोग्राम में फॉरेन OEM पार्टनर बनेगी तो वो आने वाले कुछ ही समय में मालूम पड़ेगा। बाकी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2028 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 2030 तक कंप्लीट भी कर दी जाएगी। यानी कि 2030 तक भारत के पास टोटल 62 रफाल फाइटर्स हो जाएंगे, 36 एयरफोर्स के, 26 नेवी के। और रफाल एम फाइटर्स में भारत के स्वदेशी अस्त्र जैसी मिसाइल्स भी इंटीग्रेट की जाएंगी। और एग्रीमेंट के मुताबिक 18 महीनों के अंदर जो डसॉल्ट एविएशन है वो रफाल एम फाइटर्स को इंडियन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के साथ भी शोकेस करेगी। तो जैसे कि हमने आपको पहले के अपडेट्स में ऑलरेडी कहा था कि पाकिस्तान अगर युद्ध चाहता है तो उसे युद्ध अवश्य मिलेगा, लेकिन वैसे नहीं मिलेगा जैसे वो चाहता है। और जैसे कि हाल फिलहाल में भारत के अलग अलग एक्शन से देखने को मिला है कि पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके एक तरह की वाटर स्ट्राइक की गई, और अब भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी करी है। और ये स्ट्राइक है पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा पर, जिसमें भारत सरकार ने यूट्यूब पर 16 पाकिस्तानी चैनल्स को ब्लॉक करने के आदेश दिए, क्योंकि ये सभी चैनल्स वो हैं जो कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में शामिल थे। और इन 16 चैनल्स में शामिल हैं डॉन न्यूज़, इरशाद भाटी, समा टीवी, ARY न्यूज़, बोल न्यूज़, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज़, समाज स्पोर्ट्स, GNN, उज़ैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, आसमा शिराजी, मुनीफ फारूक, सुनो न्यूज़ HD और राजी नमा। और इन 16 यूट्यूब चैनल्स के टोटल सब्सक्राइबर्स हैं 63.08 मिलियन। हालांकि हमारे हिसाब से तो लिस्ट बहुत छोटी है, अभी इस लिस्ट में और भी कई सारे नाम हैं जो कि भारत सरकार को इसमें डालने की ज़रूरत है, पर जहाँ तक उम्मीद है वो भी नाम जल्दी आ जाएंगे। बाकी ये जो चैनल्स ब्लॉक किए गए हैं भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में शामिल थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में शामिल थे, और इनका मेन उद्देश्य बस यही था कि इन सभी प्रोपेगेंडा के माध्यम से भारत की आंतरिक शांति को भंग करना। इसके अलावा कुछ वेस्टर्न मीडिया भी है जो कि अपनी मैनिपुलेटेड हेडलाइंस के माध्यम से पहलगाम वाले हमले को एक अलग ही तरह का नैरेटिव देने का प्रयास कर रही हैं। जैसे कि पहलगाम वाले हमले पर रिपोर्ट करते हुए BBC उन आतंकियों को आतंकी नहीं बल्कि मिलिटेंट्स करके मेंशन कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि इनके द्वारा कुछ ऐसी भी हेडलाइंस लिखी जा रही हैं कि कश्मीर वाले हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीयों के लिए वीज़ास को सस्पेंड कर दिया है, जबकि एक्चुअल में पहलगाम वाले हमले की जवाबी कार्रवाई में पहले भारत ने सभी पाकिस्तानियों के वीज़ास कैंसिल किए थे, फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारतीयों के वीज़ास कैंसिल किए। लेकिन BBC अपनी हेडलाइन के माध्यम से कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास कर रही है कि पहलगाम में भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के टूरिस्ट की जान गई है। और इसी तरह से और भी कुछ वेस्टर्न मीडिया हाउसेस हैं
जो कि इस तरह की मैनिपुलेटेड हेडलाइंस के माध्यम से इस पूरे इंसिडेंट को अलग तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के तहत भारतीय विदेश मंत्रालय की जो एक्सपी डिवीज़न है और इसी के तहत भारत सरकार ने पहलगाम हमले पर बीबीसी की रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी को लिखित रूप में अपना विरोध दर्ज कराया है। और बीबीसी द्वारा आतंकियों को एक मिलिटेंट्स के तौर पर मेंशन करने के लिए एक फॉर्मल लेटर भी भेजा गया है। और ये पहली बार नहीं जब इस तरह से फॉरेन मीडिया हाउसेस भारत में होने वाली इन घटनाओं को मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं, बल्कि इनके प्रयास बहुत समय से चले आ रहे हैं। लेकिन अब समय है कि इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। और हाँ, बाकी जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडियन यूजर बेस का इस्तेमाल करके पैसे भी कमा रहे थे और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे थे, तो उनके लिए तो एक बड़ा सेटबैक साबित हुआ ही है। लेकिन फिलहाल अभी तो हम बस यही कहेंगे कि डिजिटल स्ट्राइक की केवल एक शुरुआत है। और अब बात करते हैं हमारे निकम्मे पड़ोसियों के कीबोर्ड वॉरियर्स द्वारा फैलाई जाने वाली मिस इन्फॉर्मेशन को बस्ट करने का। तो सबसे पहली मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पाकिस्तानी बॉट अकाउंट जिसका नाम है साउथ एशियन पर्सपेक्टिव, जिसको गोल्डन कलर का टिक भी मिला हुआ है एक्स पर, तो उसने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट करी और उस पोस्ट में 3 डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स शेयर की गई हैं। और क्लेम किया जा रहा है कि वॉर रेडीनेस पर ये इंडियन आर्मी के असेसमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लीक हुए हैं। और पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से क्लेम कर रहे हैं कि भारत के फोर्सेस का मोराल काफ़ी डाउन है, पाकिस्तान के साथ वो युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं है, इसराइल की फोर्सेस भारत में आ गई हैं, जिससे भारत के सोल्जर्स का मोराल और भी डाउन हो गया है। पर जैसे कि कहते हैं ना कि नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है। अब हमारे पड़ोस के जो एक गवार जाहिल कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जिनका दिमाग घुटनों में है या घुटनों से थोड़ा ऊपर है, वही जानते होंगे। तो वही जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, तो अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप खुद भी ये पता लगा लेंगे कि हाँ, ये पाकिस्तान में तैयार हुए हैं। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज है और उसके टॉप पर जो IDS NA 60234 करके लिखा हुआ है, तो उसके नीचे जो 4 स्टार बने हुए 2 बार, तो भारत के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और हाँ, हो सकता है कि हमारे पड़ोस में जिसने डॉक्यूमेंट तैयार करे हैं उसको लग रहा होगा बहुत ही सादा सादा सा हो रहा है, तो क्यों ना स्टार बना के थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया जाए। इसके अलावा इसी डॉक्यूमेंट को आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, जो दूसरा पैराग्राफ है जिसमें लाइन लिखी गई है सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैज़ फॉल, तो शायद फॉलोइंग को पाकिस्तान में ऐसे करके लिखते होंगे, इंडिया में तो हमने कभी देखा नहीं है। इसी डॉक्यूमेंट का जो दूसरा पेज है जिसमें आत्मनिर्भरता की बात की गई है, तो इसमें लिखा गया आत्मनिर्भरता इनिशिएटिव्स। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो भारत के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आते हैं और जिनमें आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की बात की गई होती है, तो उसमें आत्मनिर्भरता नहीं होता है, तो उसमें पूरा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव होता है। और बाकी इस डॉक्यूमेंट में जो 3 लोगों ने साइन किए हैं, तो हमारे पड़ोसियों ने पूरा प्रयास किया है ऐसा साइन करने का कि थोड़ा सा ऑथेंटिक लगे, लेकिन बात वही है ना, दिमाग कहाँ है, समझ ही गए होंगे आप। और हाँ, बाकी PIB फैक्ट चेक की तरफ से भी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, जिन्हें प्रो पाकिस्तानी अकाउंट्स जानबूझकर सर्कुलेट कर रहे हैं। और अगर आपको कोई ये डॉक्यूमेंट शेयर करता है तो आप उसको रिप्लाई में जरूर लिखिएगा कि ये फेक डॉक्यूमेंट है, और साथ में एक हैशटैग भी यूज़ करें PKMK, ताकि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो और जहाँ इसका ओरिजिन है वहाँ भी पहुँचे। इसके अलावा इंडियन आर्मी की जो 25 मार्च वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो थी, जिसके बारे में पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था, तो उसी वीडियो का इस्तेमाल करके अब एक नया दावा ये किया जा रहा है कि भारत के बहुत सारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स ने रिज़ाइन दे दिया है और पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स इसी फेक न्यूज़ को वायरल करने में लगे हुए हैं। जबकि एक्चुअल में सच्चाई ये है कि रिज़ाइन हुए हैं, लेकिन भारत की आर्मी में नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्मी में। लेकिन पाकिस्तान की जो ये भोली भाली जनता है, जिन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है 1947 से ही टूतिया बनाते हुए आ रहे हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन शायद ही कभी पहुंचेगी। और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी के अंदर मास लेवल पर रिजिग्नेशंस हो रहे हैं। और पहलगाम हमले का जो असली मास्टरमाइंड है पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, तो वो जब से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं तो वो खुद एक्शन से गायब है। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में आपको बताया गया था, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो न्यूक्लियर बंकर में छुपा हुआ है और वो कहीं भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आसिम मुनीर अपनी फैमिली को तो बाहर सेटल कर ही चुका है, और जैसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो आसिम मुनीर है वो लंदन निकलने की भी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान लगातार LOC पर सीज फायर का उल्लंघन करने में लगा हुआ है, और कल रात को भी पाकिस्तानी आर्मी ने LOC पर अनप्रोवोक फायरिंग्स करी हैं, और फिर जिसके बाद भारतीय सेना ने भी बहुत तेजी से और इफेक्टिव तरीके से जवाब दिया है। तो इसी बीच एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आया है कि साब इंडिया ने सफलतापूर्वक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम्स डिलीवर कर दिए हैं, और भारत ने इसके 84 CS AST वेरिएंट को खरीदा है। और जो 84 CS AST है, तो इसमें CS का मतलब है कन्फाइंड स्पेसेस और AST का मतलब है एंटी स्ट्रक्चर टैंडम वॉरहेड्स, जिसका मतलब यह है कि इस वेपन सिस्टम को विशेष रूप से लिमिटेड स्पेस वाले ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि बिल्डिंग्स या फिर बंकर्स के अंदर से इस्तेमाल करने के लिए या फिर अन्य अर्बन एनवायरनमेंट्स में। और क्लोज रेंज टारगेट्स के खिलाफ ये एक बहुत ही प्रिसाइज वेपन है। और इसमें जो एंटी स्ट्रक्चर टैंडम वॉरहेड प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया गया है, तो वो दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल्स को पेनिट्रेट करने से लेकर उनके हैवी वुडन स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करने में सक्षम है। और भारत के मिलिट्री के लिए इन वेपन सिस्टम्स को सप्लाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साब ग्रुप ने जनवरी 2022 में प्राप्त किया था। और ये एक लाइट वेट और मैन पोर्टेबल वेपन सिस्टम में आता है, जिसे कोई भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। और भारत ने जो वेरिएंट खरीदा है उसकी इफेक्टिव रेंज 200 मीटर्स तक है।
बाकी अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो सीमा के पार पोर्कीज को रोस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा वेपन है। बाकी जमीन से लेकर समुद्र तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अलग अलग तरह के मिलिट्री ड्रिल्स को लगातार कंडक्ट करने में लगी हुई हैं। जैसे कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर ने चीन के साथ लगी सीमाओं के पास कुछ खास मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट करी थी और इससे संबंधित एक्स पर जो पोस्ट जारी की गई है उसमें कैप्शन लिखा गया है, स्ट्राइक डीप स्ट्राइक हार्ड। और हाँ, ये सिर्फ एक कैप्शन नहीं है। इसके अलावा अरेबियन सी पर लाइव फायरिंग ड्रिल्स जारी हैं। एयरफोर्स की भी एक्सरसाइज आक्रमण जारी है। भारत की मैकेनाइज्ड फोर्सेस ने राजस्थान में अपनी बैटलफील्ड ड्रिल्स को परफॉर्म किया था। कुछ स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस की हाल ही में प्रैक्टिस की गई है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि केवल अभी ड्रिल्स हैं, ऐसी कोई भी रिपोर्ट्स, ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है जो ये साबित करती हूँ कि भारत ने अपनी मिलिट्री पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर मोबिलाइज करी है। यहाँ तक कि भारत सरकार या भारत की मिलिट्री के किसी भी ऑफिशियल ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने की बात तक नहीं कही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की मिलिट्री अपने सारे एसेट्स को एक बेस से दूसरे बेस पर भेजने में लगी हुई है। अभी वो ये नहीं सोच रहे कि अगर तेल खत्म हो गया तो तेल भराने के लिए उनके पास पैसे हैं या नहीं। लेकिन कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि टर्किश एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कराची पहुंचा है और संभावना जताई जा रही है कि इस एयरक्राफ्ट के साथ पाकिस्तान के लिए म्यूनिशंस, मिसाइल्स और इस तरह की अन्य सैन्य सहायता टर्की की तरफ से लाई गई है। और अगर ये सच है तो फिर टर्की को भी इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर में टर्की डायरेक्टली पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो फिर भारत को भी अपनी तरफ से टर्की का विरोध करना चाहिए। और अगर आप भी इसमें कोई मदद करना चाहते हैं तो अगर आपका कोई प्लान है टर्की में घूमने जाने का तो आप उसको कैंसिल करके कोई और देश जा सकते हैं, क्योंकि टर्की में भारत से टूरिज्म भी बहुत जाता है। सिप्री की तरफ से ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की जो टॉप 10 मिलिट्रीज हैं जिन्होंने अपने मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है तो उसमें पहले नंबर पर है यूएस, दूसरे पर चीन, तीसरे पर रशिया, चौथे पर जर्मनी, पाँचवें पर भारत, छठे पर यूके, सातवें पर सऊदी अरेबिया, आठवें पर यूक्रेन, 9 पर फ्रांस और 10 पर है जापान। और इस लिस्ट में जो पाकिस्तान है वो 29वें नंबर पर है। और अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 2024 में भारत की मिलिट्री ने पाकिस्तान की तुलना में 9 गुना ज़्यादा अपनी मिलिट्री पर स्पेंड किया है। बाकी इसके अलावा पहलगाम हमले वाले मामले पर चीन ने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए इस मामले की स्विफ्ट और फेयर इन्वेस्टिगेशन का आह्वान किया है और चीन की तरफ से भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने का भी आग्रह किया गया है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को क्या क्या करना पड़ा होगा चीन से इस तरह की स्टेटमेंट जारी करवाने के लिए। पर खैर रही बात इन्वेस्टिगेशन की तो उसे हमारी एनआईए बहुत अच्छी तरह से कर रही है। बाकी इसी बीच आज सोमवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि पिछले सप्ताह कश्मीर में टूरिस्टों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन पूरी तरह से संभव है और ये अब कभी भी हो सकता है। इसलिए हमने अपनी सेना को मजबूत किया है और उस तरह की स्थिति में कुछ रणनीतिक निर्णय लेने होंगे तो इसलिए वे निर्णय लिए गए। और फिर एक बार फिर से हमेशा की तरह आदत से मजबूर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और अगर उनके अस्तित्व पर सीधे खतरा आएगा तो वे अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि जनाब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ साथ पूरे पाकिस्तान की वो आखिरी गलती होगी। अगर न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी पाकिस्तान अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से कई बार दे चुका है। जैसे कि मानो न्यूक्लियर वेपन नहीं हो गया, कोई ग्रेनेड है कि पिन निकाली फेंक दिया। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि आज सोमवार को ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि पंजाब गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर सितंबर से अक्टूबर के महीने में एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डिप्लॉय करेगी और इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स की जो टेस्टिंग है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुकी है। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।